हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मालती जोशी जी द्वारा लिखित उपन्यास चांद अमावस का पढ़ रहे हैं। इसका पहला भाग हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि किस तरह सुनीता, जो अपनी खुशहाल ज़िंदगी में व्यस्त थी, अचानक दुखों का पहाड़ उस पर गिर पड़ता है और वह उस स्थिति में किस तरह से अपने आप को खो बैठी है और किस तरह उसका परिवार और उसके नाते रिश्तेदार उसे इस दुख से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आगे का भाग। आपको जाने के लिए किन शब्दों में कहना पड़ेगा डॉक्टर साहब? उसने बिफर कर कहा तो यशवंत सहम कर चुप हो गया। हम तीनों चुपचाप सीढ़ियाँ उतरकर नीचे चले आए। इसे एकाएक क्या हो गया है यशवंत? कुछ नहीं भाभी, शौक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन इस तरह तो उसने कभी बात नहीं की, बस गुमसुम पड़ी रहती थी। मैंने चिंतातुर स्वर में कहा, तो शुक्र कीजिए भाभी, कड़वा ही सही, बोली तो सही, धीरे धीरे नॉर्मल भी हो जाएगी। बस मातम पुरसी वाले लोगों से उसे बचा के रखिए, नहीं तो वो लोग इसे पागल ही कर देंगे। यशवंत आश्वस्त करके चला तो गया, परंतु पहले वाली सुनीता जैसे हमेशा के लिए खो गई थी। उसकी खनकती हंसी की तो इस समय आशा भी नहीं थी, पर उसके बोलने का मृदु मधुर स्वर भी अतीत की वस्तु ही हो गया था। बुआ जी दिन रात उसके आगे पीछे लगी रहती, पर वह उन्हें अपमानित करने का एक अवसर तक नहीं चूकती। मुझे बार बार डर लगता कि बुआ जी कहीं नाराज होकर चल न दे, पर वह तो स्नेह और ममता की साक्षात प्रतिमा थी। उल्टी मुझे ही समझाती, बहू इस समय क्या वह अपने होश में है? उसकी बातों का क्या बुरा मानना। सच बुआ जी, आप पिछले जन्म में इसकी माँ रही होंगी। मैं कहती तो उनकी आंखें भर आती। सच मुझे जो किसी ने बताया नहीं होता तो कभी न जान पाती कि बुआ जी से इन लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। सिर्फ गांव के नाते ही वह बाबूजी की बहन थी। इकलौते बेटे की पढ़ाई के लिए जब उन्होंने शहर में आकर रहना चाहा तो बाबूजी ने खुशी खुशी उन्हें बुला लिया, रहने के लिए एक कमरा दिलवा दिया और अपनी रसोई और मातृविहीन दोनों बच्चे उन्हें सौंप दिए। अब तो बाबूजी नहीं रहे, पुराना घर भी नहीं रहा। डॉक्टर बनने के बाद यशवंत भी बुआ जी को अच्छे से घर में ले गया, पर पुराने स्नेह संबंध अब भी वैसे ही थे। प्रसव का समय निकट आता जा रहा था और मेरा मन आशंकाओं से भर उठा था। कहाँ तो मेरी जिद थी कि डिलीवरी यहीं होगी और कहाँ अब रोज़ आगरा वालों के पत्र का इंतज़ार करती। सुनीता को संभालना मेरे वश की बात नहीं थी और बुआ जी को अब कब तक रोके रखते। उसके ससुराल वाले बड़े निर्मोही निकले। कहाँ तो इतना प्यार बरसा रहे थे और अब कोई देखने भी नहीं आया। और तो और अपशगुनी कहकर पत्रों में तिरस्कार तक करने से भी नहीं चुके। मैं दिन में 20 बार उन्हें कोसती तो वह शांत स्वर से कहते हैं, जरा उनकी ओर से सोच कर देखो कुसुम, उनका दुख कितना बड़ा है, हमारा तो फिर भी कुछ नहीं। सुनीता का और उनका परिचय कितना है, गहरा अगाध उन्हें ज़्यादा है। और फिर अब तो दोनों परिवारों को जोड़ने वाली कड़ी ही नहीं रही, तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं? इसके जवाब में कहने को तो 100 बातें थी मेरे पास, पर इनका सूखा मुंह देखकर चुप कर जाती थी। बड़े अजीब से दिन बीत रहे थे। इन दिनों यशवंत ने मुझे बहुत सहारा दिया। वह रोज आता और उसके आने से घर में ठहरे हुए माहौल में कुछ गति सी आ जाती। इधर उधर सहमे सहमे घूमने वाले रितु और रोमी भी यशवंत को देखकर खुश हो जाते, उसके कंधों पर चढ़कर खूब उद्यम मचाते, चुटकुले सुनते सुनाते और जी भरकर हंस लेते। समय निकालकर वह मेरे पास भी कुछ देर बैठता। मेरी परेशानियां सुनता, उसी से मुझे राहत मिल जाती। पहले 2-3 दिन वह सुनीता के पास भी बैठा, पर उसे देखते ही वह रौद्र रूप धारण कर लेती और जो मन में आता बकने लगती। तब से उसने उस कमरे में जाना ही छोड़ दिया। सुनीता के व्यवहार पर मैं शोक प्रकट करती तो उल्टे मुझे ही समझाता, भाभी इस समय वह बहुत अपसेट है। सुख का लबालब भरा प्याला के हाथ से एकाएक छूट गया है। इस कारण उसका संतुलन बिगड़ गया है। उसे बहुत सावधानी से टैकल करना होगा। उसकी कहीं जाने लायक स्थिति होती तो मैं वही सलाह देता। उससे बहुत अंतर पड़ता है।
पर अब मजबूरी में चुप हूँ। उसकी ये बातें ही हमारे लिए संजीवनी थी, नहीं तो शायद हम सब के सब बीमार पड़ जाते। राम राम करके वे पहाड़ से दिन बीते और सुनीता ने एक दुबले पतले मरियल से बच्चे को जन्म दिया। इस प्रसव में उसका अपना भी नया जन्म हुआ था। बुआ जी साथ में होती तो पता नहीं हम लोग इसे कैसे झेल पाते। सचमुच उनका बड़ा सहारा रहा। प्रसव की क्लांति से वह 24 घंटे तो अर्धमूर्छित सी ही बनी रही, पर होश में आने के बाद भी उसने बेटे के विषय में न तो कोई पूछताछ की न उत्सुकता ही व्यक्त की। दिन में कई कई बार मैं उसकी उत्सुकता जगाने का प्रयत्न करती। कभी नामों की लंबी फेहरिस्त उसे सुनाती, कभी बेबी फ्रॉक की बुनाई पूछती या रंग चुनने को कहती, पर वह गुमसुम बनी रहती। बहुत हुआ तो खींचकर कहती, इस अलामत को क्यों पाल रखा है भाभी तुमने, किसी अनाथालय में भेज दो ना। उसकी ऐसी बातों से मेरा उल्लास ठंडा पड़ जाता और मैं उस नन्हे से जीव को छाती से लगा लेती, जो माँ के पास रहकर भी ममता का भूखा था। 5-6 दिन जब ऐसे ही बीत गए, तब बुआ जी ने एक दिन सुझाव दिया कि बच्चे को जबरदस्ती उसके पास सुला दो। उसका कोमल स्पर्श पाते ही अपने आप उसकी ममता जाग उठेगी। उस दिन जब वह इसी तरह उठपटांग बक रही थी तो मैंने डपट कर कहा, एक बार इसे आंख भर कर तो देख, फिर अनाथालय की बातें करना। और मैंने बच्चे को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी आंखों से जैसे अंगारे बरसने लगे। फेंको इसे इधर, उसने चीख कर कहा, और सचमुच परे धकेल दिया। जरा भी असावधानी होती तो सर्वनाश निश्चित था। मैं इतने जोर से चीखी कि पड़ोस के वार्ड से सिस्टर भी दौड़ी चली आई। मुन्ने को उसे सौंपकर मैं तो सिर पकड़कर ही बैठ गई। छाती में जैसी धोखनी सी चल रही थी। बच्चा बेतरह रोई जा रहा था और इन सब में उदासीन वह आराम से लेटी हुई थी। शाम को जब बुआ जी आई तो पहली बार सुनीता को डांटते हुए सुना, कैसी कट करेजिन है रे तू, लड़के को कुछ हो जाता तो वो तो महावीर जी ने ही रक्षा कर दी, नहीं तो कोई कसर बाकी नहीं की। सुनीता ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, वैसे ही चुपचाप पड़ी रही। बुआ जी का पारा और चढ़ गया और देर तक बड़बड़ाती रही। यशवंत मुझ पर ही बिगड़ा। भाभी कितनी बार मना किया था मैंने, वो तो ठीक है भैया, पर बुआ जी बोली, और 2-4 दिन की देर हो गई तो उसका दूध हमेशा के लिए सूख जाएगा, यही ना। उसने वाक्य पूरा किया। ऐसा हो भी जाता तो क्या गजब हो जाता। दुनिया में बहुत से बच्चे माँ के दूध के बिना ही जी लेते हैं। आप लोग समझती क्यों नहीं कि उसका केस नॉर्मल नहीं है। जन्म से ही उसे इस बच्चे से नफरत हो गई थी। प्रसव के कष्टों ने इस घृणा को और भी उभार दिया है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ यशवंत भैया, पर इतना जानती हूँ कि दुनिया का प्रत्येक बच्चा माँ को कष्ट देकर ही धरती पर आता है। इससे माँ के प्यार में कोई फर्क नहीं आता, मैंने कसैले स्वर में कहा। उसके दिल में भी प्यार है, पर उसे उभरने का अवकाश तो दो। वह क्या ऊपर से थोपने की चीज़ है। तुम दोनों तो हाथ धोकर ही उसके पीछे पड़ गई हैं। इस समय उसका शरीर और मन दोनों ही इस योग्य नहीं है कि किसी प्रकार की उत्तेजना झेल सके। एज यू प्लीज़, मैंने मुंह फुलाकर कहा और विषय वहीं समाप्त हो गया। शानू धीरे धीरे 2 महीने का भी हो चला था, पर उसकी माँ उसके प्रति वैसे ही उदासीन बनी रही। बुआ जी के आदेशानुसार मैंने यह चुपचाप स्वीकार कर लिया कि ईश्वर ने यह तीसरा बच्चा मेरे लिए ही भेजा है। इतने दिनों के अंतराल के बाद उस छोटे से बच्चे की सार संभाल मुझे बहुत मुश्किल जान पड़ी थी, पर मैंने धीरे धीरे एडजस्ट कर लिया था। बच्चे भी घर में नन्हा सा खिलौना पाकर खुश थे। रीतू तो उसे दिन भर टांगे फिरती थी। वह भी मूड में आ जाते तो उसे अपने पास लिटा लेते और घंटों बतियाते रहते। लेकिन हम सब सुनीता से परेशान हो गए थे। अस्पताल से आकर वह फिर उसी कमरे में बंद हो गई थी। उस कमरे में जाते मुझे डर लगता था, और कमरे में ही क्यों, पूरे घर में उसकी अवसाद की छाया व्याप्त थी। बच्चे जोर से बोलते तो उन्हें डांट दिया जाता। कभी कभी पास पड़ोस की औरतें चली आती तो मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि मैं तो जैसे घर में बंद कर रह गई थी। उस महफिल में कभी कभी कोई हंसी की फुलझड़ी भी छूटती
तो मेरा मन अपराध बोध से भर उठता। उनके दोस्त तो जैसे इस घर का रास्ता ही भूल गए थे। चुपचाप मुंह लटकाकर बैठने का साहस रोज़ रोज़ कौन जुटाता। दिवाली आई और लौट गई, हमें पता भी न चला। बच्चों को मैंने माँ के पास भेज दिया, इसी से बेचारे कुछ खुश रह सकें। निरंतर गुमसुम रहने से वे भी थक गए थे। दिवाली की छुट्टियों के बाद जब पुणे कॉलेज खुले तो मैंने एक दिन साहस किया, सुनी, तुम अंग्रेजी में एमए करना चाह रही थी ना? एडमिशन तो शायद अब न मिले, पर दत्ता साहब कह रहे थे कि प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में क्लास अटेंड करने की परमिशन मिल जाएगी। वह रोज की तरह छत की कड़ियाँ गिनती लेटी रही। यह सुनते ही एकदम उठ बैठी और मुझे घूरते हुए बोली, यह सुझाव शायद आपके परम प्रिय सलाहकार ने दिया है। मेरे सलाहकार? कौन? वे ही पूजनीय बुआ जी के कुलदीपक। इस घर के लिए तो बेचारे जान छिड़कते हैं। उसके स्वर में व्यंग्य की धार स्पष्ट थी। वह बेचारा क्यों कुछ कहने लगा, मैंने कहा, और असहाय सी बाहर चली आई। यशवंत से सलाह लेने की बात पर ही वह इतना उखड़ गई थी। कहीं उसके सुझाव के बारे में जान जाती तो पता नहीं क्या करती। पिछले ही शनिवार को वह मार्केट में मिल गया था। कह रहा था, भाभी धीरे धीरे उसे कमरे से बाहर निकालो, नहीं तो वह पागल हो जाएगी। मिस रोजवुड के नर्सरी स्कूल में एक जगह खाली है, आप कहें तो। न भैया, अभी 4-5 महीने भी नहीं बीते हैं और उसे नौकरी पर लगा देंगे तो लोग क्या सोचेंगे? वे खुद क्या सोचेगी? अरे भाभी, लोगों को मारिए गोली, पर उसे खुद कुछ सोचने का अवसर जरूर दीजिए। वह मानसिक रूप से जड़ होती जा रही है। सच तो यह है भाभी कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार बरसा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सहनशील होते जा रहे हैं। थोड़ी बेरुखी दिखलाइए, उसके दिमाग में कुछ हलचल तो हो। खड़े होकर भाषण देना तो बहुत सरल बात है, मैं सोचती रही, लेकिन यह भी सच है कि उसका यूं एक कमरे में कैद होकर रह जाने का एहसास हम सब पर हावी होता जा रहा था। एक अजीब सी घुटन भरा वातावरण छा गया था घर में। बच्चे भी हंसना भूल गए थे। दोनों के जन्मदिन इस बार ऐसे ही सोने चले गए। एक नया कपड़ा तक नहीं बनवा सके। मिठाई बनवाने का तो खैर प्रश्न ही नहीं था। हर वक्त एक असहज चुप्पी सी छाई रहती है घर में। शानों की किलकारियाँ ही उसमें जीवन भरती थी। दिसंबर की सर्द शाम थी वह। बच्चों ने अनुनय विनय करके आज पढ़ाई की छुट्टी मांग ली थी और वे आकाशवाणी से किसी गीत मलिका का वार्षिक कार्यक्रम सुन रहे थे। पिछला कार्यक्रम उन्होंने पड़ोस में मिश्रा जी के यहाँ सुना था, पर हर बार वहाँ जाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। घड़ी की सुइयाँ गीतों की सीढ़ियाँ पार कर रही थी। बच्चे तन्मयता से सुन रहे थे, शर्तें बांध रहे थे। रोशी ने तो फुलस्केप कागज़ पर बाकायदा चार्ट बनाया हुआ था। अनजाने ही मैं गीतोत्सव में शामिल हो गई थी। बच्चों के खिले खिले चेहरे मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। अभी कार्यक्रम समाप्त होने में कुछ ही मिनट बाकी थे कि उन्होंने आकर एकदम स्विच ऑफ कर दिया। यह घर है या पान की दुकान? वह दहाड़े। हम सब स्तब्ध रह गए। वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते कब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, किसी को पता ही नहीं चला। अब दोबारा रेडियो खोलने की हिम्मत बच्चों में नहीं थी। दुख और निराशा से उनके आंसू निकल आए। ऐसा क्या गजब हो गया? मैंने कमज़ोर सी आवाज़ में प्रतिवाद किया। इधर आओ और अपनी आंखों से देख लो। कहते हुए वह लगभग मुझे खींचते हुए रसोई में ले गए। खुले दरवाजे से देखा, उतनी सर्दी में दोनों कानों पर हाथ रखे सुनीता आंगन में खड़ी थी। रितु भी हमारे पीछे पीछे चली आई थी और लौटते हुए बड़बड़ा रही थी। अच्छा न्याय है, इनके कारण हम अपने घर में रेडियो भी नहीं सुन सकते। जब देखो बोर करती रहती है। उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी और उन्होंने तड़ से एक तमाचा उसे जड़ दिया था। उसी समय सुनीता दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। आंखों में खून भरकर एक बार रितु ने उसे देखा और सुबकते हुए अपने बिस्तर पर चली गई। उस रात खाना भी नहीं खाया उसने। रितु की उस मुद्रा को याद करती हूँ तो हैरत होती है। समय मनुष्य को कितना बदल देता है। यही रितु सुनीता का प्राण थी कभी। उसे भी मम्मी से ज़्यादा बुआ ही अपनी लगती थी। कॉलेज से लौटते ही मम्मी की शिकायत शुरू हो जाती।
और तब सुनीता सुनीता उसे गोद में लेकर मुझसे झूठ मूठ लड़ने लग जाती। कई बार यह लड़ाई सचमुच की भी हो जाती थी। यूँ तो दोनों ही बच्चे उससे हिले हुए थे, पर रितु पर उसका विशेष अधिकार था। वह 1.5 वर्ष की भी नहीं थी जब रोमी हुआ था। तब सुनीता ने ही उसकी देखभाल की थी। वह खुद भी तो जरा सी थी, 8वीं में पढ़ती थी, पर इतनी कुशलता से सब संभाल लिया था कि बाहर किसी को भनक भी न पड़ने दी। नहलाना, धुलाना, समय असमय दूध गर्म करना, रात रात भर कंधे पर डालकर उसे घुमाना, बच्चे के साथ क्या एक काम होता है। पर उसने कभी माथे पर शिकन भी न आने दी। हर समय हंसती रहती। शानू के लिए खटते समय यही सब तो मन में रहता है। पर उस रात मुझे उन पर बहुत रोष आया। मैंने उनसे बात तक नहीं की। मुंह फुलाए एक करवट चुपचाप पड़ी रही। उनका अपना ही मूड इतना साफ था कि मेरी बेरुखी की उन्होंने परवाह ही नहीं की। दूसरे दिन सुबह जब खाना लगा रही थी तो रोमी ने आकर बतलाया, बुआ कमरे में नहीं है, छत पर देखो। लेकिन छत पर, बाहर लॉन में कहीं भी वह नहीं थी। पड़ोस में जाने का तो प्रश्न ही नहीं था। इन लोगों को तो ऑफिस स्कूल जाने की जल्दी थी, सो खिला दिया। मैं उसकी प्रतीक्षा में बैठी रही। करीब 1 बजे वह लौट कर आई। कहाँ चली गई थी? ऐसे ही उसने लापरवाही से उत्तर दिया और खाना लगाकर बैठ गई। इतना गुस्सा आया मुझे। एक तो भूख से वैसे ही हाल बेहाल हो रहे थे, फिर घबराहट में प्राण निकले जा रहे थे। उसके व्यवहार से मेरा पारा और चढ़ गया। उसके घर पहुंचते ही उन्होंने फ़ोन करने के लिए कहा था। मैं जानबूझकर टाल गई। बाद में आखिर उनका ही फ़ोन आया। सुनीता आ गई है ना? उन्होंने घबराए हुए स्वर में पूछा। आ गई है, मैंने सपाट स्वर में कहा और रिसीवर रख दिया। दूसरों के घर में नहीं होती तो मैं पता नहीं क्या क्या कह जाती। फिर तो यह जैसे नियम हो गया। नहा धोकर वह रोज निकल जाती और काफ़ी देर बाद लौटती। 2-4 दिन बाद तो मैंने खाने के लिए राह भी देखना छोड़ दिया। इन लोगों के साथ ही खा लेती। पहले तो वह अकेली कमरे में ही खा लेती थी। मैंने ही समझा बुझाकर उसे सबके साथ खाने के लिए राजी किया था। इच्छा यह थी कि सबके साथ मिल बैठकर वह ठीक से खा पी लिया करें। पर हुआ यह नहीं। उसके साथ बैठने से और सब एक प्रकार का तनाव सा अनुभव करने लगे। पर उसकी अनुपस्थिति से उस तनाव में कोई कमी भी नहीं आई थी। उल्टा वह बड़ा ही था। आखिर उन्होंने एक दिन पूछ ही लिया, यह सुनीता रोज रोज कहाँ जाती है? पता नहीं। तुमने पूछा नहीं? पूछने से क्या कोई बता देता है? उस समय तो वह चुप हो गए, पर शाम को दफ्तर से लौटते हुए ही बोले, मेरी बहन तुम्हें इतनी भारी पड़ रही है मालूम नहीं था। बेचारी नौकरी के लिए दर दर भटक रही है। क्रोध और अपमान से मेरे आंसू निकल आए। कितनी आसानी से वह इतनी बड़ी बात कह गई। मेरे इतने दिनों के किराए किराए पर पानी फेर दिया। मेरे सारे मानसिक और शारीरिक कष्ट व्यर्थ हो गए जो मैंने पिछले दिनों से झेले थे। वह शायद यह भी भूल गए कि कभी वह स्वयं सुनीता की नौकरी के लिए प्रयत्नशील थे। मैंने ही तब दोनों भाई बहनों का कसकर विरोध किया था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई यह समझे कि हम नौकरी के लालच में उसकी शादी टालते जा रहे हैं। उन्होंने तब मुझे बहुत बुरा भला कहा था। और इतना अच्छा अवसर छिन जाने के कारण सुनीता कई दिनों तक उदास बनी रही थी। उन्हें शायद यह भी याद नहीं रहा था प्रमोद के बीमे आदि के संबंध में जल्दबाजी न करने का सुझाव भी मेरा ही था। मैं हमेशा यह सावधानी बरतती थी कि सुनीता कहीं यह न सोचे कि आर्थिक दृष्टि से वह हम पर भारी पड़ रही है। खर्च की परेशानी से कभी कभी वह खुद झल्ला उठते थे। तब मैं ही उन्हें शांत रहने का अनुरोध करती थी। आखिरकार सुनीता को एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिल ही गई। वेतन तो मामूली था और नौकरी भी केवल 3 महीने के लिए ही थी। फिर भी वह एक उपलब्धि तो थी ही। पता नहीं कैसे कृपालु होकर सुनीता ने खुद ही मुझे यह सूचना दी थी। उस समय खुशी प्रकट करते हुए भी डर लग रहा था कि कहीं कोई गलत अर्थ ना ले बैठे। स्कूल तो केवल 3 घंटे ही लगता था, पर उसके साथ ही सुनीता ने एक ट्यूशन भी कर ली। अगले महीने ही उसने रशियन की क्लास भी ज्वाइन कर ली।
अब वह दोपहर 11:30 बजे घर से निकलकर रात 8 बजे तक लौट पाती थी। बीच का एक आध घंटा फ्री निकलता था, उस समय लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ लेती थी। रात को लौटती तो दिन भर की थकान से चेहरा एकदम निचड़ा हुआ लगता था। क्लास ज्वाइन करने की बात उन्होंने सुनी तो बहुत झुंझुलाए। मरना है क्या लड़की तुझे? इतना स्ट्रेस सह पाएगी? लगातार 8-10 घंटे काम करना क्या कोई मजाक है? तो हर्जी क्या है भैया, उतना ही मेरा समय कट जाएगा और घर पर भी सबको सुविधा रहेगी। उसकी बात सुनने में अच्छी नहीं लगी, पर वह सच थी। जितनी देर वह घर से बाहर रहती, मन बड़ा हल्का रहता। थोड़ा सा हंस बोल लेते हम लोग। इनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो चला था। कब क्या कह देंगे कुछ पता ही नहीं चलता। फिर भी सुनीता की अनुपस्थिति में वह काफ़ी शांत रहते। उसका सूखा सा रूखा सा चेहरा देखते ही उनके तेवर बदल जाते और मुझ पर या बच्चों पर बरस पड़ने का बहाना ढूंढने लगते। फिर भी दिन कुल मिलाकर अच्छे बीत रहे थे। मेरी और बच्चों की एक अलग दुनिया थी, जिसमें शानू तो था पर उसकी माँ नहीं थी। रीतू तो थी पर उसके पिता नहीं थे। हम लोग जिंदगी को खुशगवार बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे अप्रैल बीतने लगा, मेरा मन आशंकाओं से घिरने लगा। फिर से दिन भर घर में उसकी उपस्थिति की कल्पना से ही मन कांप उठता था। बच्चों को फिर से माँ के पास भेज सकती थी मैं, पर उनके बिना घर में रहने का ख्याल भी भयावह था। ऐसे में ही एक दिन पिताजी चारू को लेकर आ खड़े हुए और घर का नक्शा ही बदल गया। चारू नाम है मौज मस्ती का, हंसी दिल लगेगा। उसने एक दिन में ही घर पर छाई उदासी की चादर को खींच कर फेंक दिया। वह तक उनकी छूत से बच न सके। बच्चों को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। परीक्षाएं समाप्त होने को थी और पहाड़ से दिन सामने मुंह बाएं खड़े थे। चारू मौसी के आते ही जैसे सारी समस्याओं का समाधान हो गया। पिताजी किसी विशेष उद्देश्य से ही आए थे। पिछले दिनों मैंने यशवंत का रिश्ता चारू के लिए सुझाया था। सुनीता की शादी में पिताजी उसे देख गए थे और उन्हें प्रस्ताव पसंद आ गया था। चारू की तस्वीर बुआ जी ने भी पसंद कर ली थी और यशवंत ने भी माँ की इच्छा को सर्वोपरि मान लिया था। पर बीच में ही यह हादसा हो गया और सारी बात जहाँ की तहाँ रह गई। हम लोगों की मनस्थिति का ख्याल करके पिताजी ने भी याद दिलाना उचित नहीं समझा और हमारे पत्र की प्रतीक्षा करते रहते। पर यहाँ होश था ही किसे। आखिरकार चारू की परीक्षा होते ही वह उसे लेकर चले आए। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। आपको यह उपन्यास कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं और जितना हो सके वीडियो को उतना शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।